हेलो दोस्तों, आज अपने इस 35वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग अपने सबसे पहले पढ़े हुए टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइजेस को यहां पर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहां बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहां बोर्ड पर लिखकर रखे हैं। दोस्तों, ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो पिछले कुछ वर्षों में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या इनके बेस पर कुछ ऐसे ही दूसरे तरह के सेंटेंसेस वहां पर पेपर में आए हैं। दोस्तों, अब इन सारे सेंटेंसेस को देखते हुए एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हमें अपने दिमाग में बैठाना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा है, यू कैन ट्रस्ट हिज एडवाइस और एडवाइज। दोस्तों, दोनों में सिर्फ एक चीज का फर्क है। यहां पे स्पेलिंग में आप देखेंगे कि एक जगह लिखा है ADVICE एडवाइस, और एक जगह लिखा है ADVISE यानी कि एडवाइस। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब इन दोनों की स्पेलिंग अलग है तो इन दोनों के काम भी अलग है। हमें कैसे याद रखना है दोस्तों? जो CE है ये एडवाइस, दोस्तों ये नाउन है। ADVISE ये एक वर्ब है। दोस्तों, हमें पता है कि जब कभी भी हमारे पास किसी सेंटेंस में कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, तो जो वर्ड उस एक्शन को डिनोट करता है हम उसे वर्ब कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा दोस्तों, यहां पर ऑलरेडी वर्ब लगी हुई है। एक यहां पर हेल्पिंग वर्ब कैन लगा हुआ है, एक मेन वर्ब ट्रस्ट लगा हुआ है। इसका मतलब अब हमें हिज के बाद एक वर्ड लगाना है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हम हिज, हर, इन सब के बाद मी, माई, माइन यानी कि प्रोनाउंस के बाद किसी नाउन को ही लगा सकते हैं। हमारे लिए यहां पर इस तरह के वर्ब को लगाना संभव नहीं है। तो जब कभी भी हिज एडवाइस, माई एडवाइस, योर एडवाइस, हर एडवाइस, अवर एडवाइस, देयर एडवाइस, इस तरह के वर्ड आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको CE वाला राइट ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि ये एक नाउन होता है और इस तरह के प्रोनाउंस के बाद हम हमेशा नाउन लगाते हैं, ना कि कोई वर्ब। तो पहले वाले इस सेंटेंस को आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा ले दोस्तों, कि यहां पर हिज, हर, योर, अवर, माई, इन जैसे वर्ड्स के बाद हमेशा ADVICE वाला एडवाइस लगेगा, क्योंकि ये एक नाउन होता है जबकि दूसरे वाला एक वर्ब होता है। दोस्तों, हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द क्लाइमेट ऑब्लिक वेदर ऑफ उत्तराखंड सूट्स मी, यानी कि मुझे उत्तराखंड का मौसम सूट करता है। दोस्तों, क्लाइमेट और वेदर में जो मुख्य फर्क होता है वो ये होता है कि क्लाइमेट हमेशा लंबे समय के लिए होता है और वेदर दिन ब दिन चेंज होता है। वेदर 24 घंटे के लिए होता है, वेदर 48 घंटे के लिए होता है। क्लाइमेट लंबे समय के लिए होता है, महीना 2 महीना, जैसे गर्मी का सीजन, जैसे सर्दी का सीजन, बरसात का सीजन, तो ये क्लाइमेट है। तो हमें कोई एक दिन का वेदर सूट नहीं करता है दोस्तों, हमें तो वहां का परमानेंट गर्मी, सर्दी या बरसात का जो मौसम है वो सूट करता है। तो हमेशा जब भी हम लंबे समय की बात करेंगे तो क्लाइमेट शुड बी अवर राइट आंसर। यहां पर जो हमारा आंसर है वो क्लाइमेट होगा। आपने अक्सर देखा होगा टीवी में न्यूज के बाद हमें बताते हैं वेदर रिपोर्ट, कभी भी क्लाइमेट रिपोर्ट नहीं आता। वो वेदर रिपोर्ट क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि वो सिर्फ अगले दिन की रिपोर्ट देता है, तो वो एक दिन का वेदर हो गया, फिर उसके अगले दिन की रिपोर्ट दे देगा तो वो दूसरे दिन का वेदर हो गया। वेदर डेली चेंज हो रहा है, पर क्लाइमेट महीनों के हिसाब से लंबे समय के अंतराल पे चेंज होता है। तो यहाँ ये जो मौसम है, बरसात का, गर्मी का, सर्दी का, वो मुझे सूट करता है। दोस्तों, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कई बार आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा, द 3 ब्रदर्स लव ईच अदर वन अनदर। जो 3 भाई हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो हम ईच अदर लगाएं या तो फिर हम वन अनदर लगाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी ईच अदर और वन अनदर में आप कंफ्यूज हो, तो अगर संख्या 2 से ज्यादा है, जैसे कि यहां पर 3, तो हमेशा राइट ऑप्शन वन अनदर होगा। इसका मतलब हम ये समझ गए, अगर यहां पर 3 ब्रदर्स या उससे ज्यादा है तो आएगा वन अनदर, अगर 2 ब्रदर होते तो आता ईच अदर। दोस्तों, चौथे वाला सेंटेंस देखते हैं, हु इज एट द डोर, इट मस्ट बी हर और हर्स। या इस वाले सेंटेंस में हमसे कहा गया है दरवाजे पर कौन है, तो उसका आंसर क्या मिला? वहां पर वो है। इसका मतलब वो कौन है? हर। दोस्तों, हर्स वहां पर आता है जहां पर हम किसी बिलोंगिंग की बात करते हैं, जैसे दिस डॉग इज हर्स, दिस बुक इज हर्स। बिलोंगिंगनेस यानी कि दिस टेडी बियर इज हर्स,
ये टेडी बियर उसका है, दिस टेडी बियर इज देयर्स, ये टेडी बियर उनका है। तो इस तरह के वर्ड जिनके पीछे एस लगा हुआ होता है वो किसी बिलोंगिंग के लिए लगता है, जबकि यहां पर हमसे प्रेजेंस की बात की गई है। तो प्रेजेंस की बात में दोस्तों हमारा हर वाला ऑप्शन सही होगा। हमारा हर्ष वाला ऑप्शन तब सही होता जब हम यहां पर किसी बिलोंगिंगनेस की बात करते। जैसे आप 5वें सेंटेंस में देख सकते हैं, माई कैट इज व्हाइट, मेरी कैट व्हाइट कलर की है, देयर्स इज ब्लैक, उनकी ब्लैक कलर की है। दोस्तों यहां पे देयर्स हमने इसलिए लगा दिया, अगर हम लिखते देयर कैट इज ब्लैक तो चलता, बट हमने यहां पर कैट वर्ड नहीं लिखा, हमने सीधा देयर्स कर दिया। देयर्स इज ब्लैक, उनकी ब्लैक कलर की है, देयर्स इज व्हाइट, उनकी व्हाइट कलर की है, अवर्स इज रेड, हमारी रेड कलर की है, योर्स इज पर्पल, आपकी पर्पल कलर की है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अगर मुझे योर कैट की जगह योर्स कह देना है, दिस इज योर्स, ये आपकी है, दिस इज योर कैट, ये आपकी कैट है। तो जब कभी भी बिलोंगिंगनेस के लिए आपको नाउन नहीं लगाकर दिया हुआ है, तो जो प्रोनाउन हमें दिया हुआ है हम उसके पीछे एस लगा करके बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं। दोस्तों 6th वाला सेंटेंस देखिए, शी इज मैरिड डैश अ रिच बैंकर, उसकी शादी एक अमीर बैंक वाले से हुई है। दोस्तों मैरिड के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा टू ही आना है। दोस्तों ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन से रिलेटेड ही एक्सरसाइज आ रही हैं। तो आप भी अपना दिमाग वहीं पर रखिएगा कि जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था, अगर वो हमें पेपर्स में करने को मिलता है तो उन पेपर्स में हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन उस जगह से है, उस ग्रामर के टॉपिक से है। तो यहां पर हमें पता चल गया दोस्तों, आई एम मैरिड टू XYZ, मेरी XYZ से शादी हुई है। शी इज मैरिड टू XYZ। इसका मतलब जिस तरह लिसन के बाद टू लगता है, लुक के बाद एट लगता है, सर्च के बाद फॉर लगता है, उसी तरह मैरिड के बाद टू लगता है। ये आपको कॉम्पिटिशन पर्पज से याद रखना है। दोस्तों 7th सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आज तक शायद सुना होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि अक्सर ये छोटी छोटी चीजें अगर कोई हमें बोल के करके बताता है तो हमें अच्छे से समझ में आती हैं, पर कई बार हम इन चीजों को उतने अच्छे तरीके से वर्बली, ओरली सुन के नहीं कर पाते हैं। ही इज सिटिंग डैश हिज टेबल, ही इज सिटिंग डैश हिज टेबल। ऑप्शन दिए दोस्तों, इन, एट, ऑन। हमें यह कहना है कि वो अपनी टेबल, दोस्तों हम कैसे बैठते हैं, हम अपनी चेयर पे बैठते हैं या हम अपनी टेबल पे बैठते हैं। अब टेबल पे बैठने का मतलब वैसे ऑन द टेबल होता है, पर आमतौर पर कोई भी टेबल के ऊपर नहीं बैठता है। दोस्तों जिस तरह से जो हत्थे वाली चेयर होती है, जो हैंडल वाली चेयर होती है, आपने अक्सर देखा होगा, अगर मैं ये कह रहा हूं आई एम सिटिंग इन द चेयर, इसका मतलब मैं चेयर के अंदर बैठा हूं, मेरी हत्थे वाली चेयर है, मैं आराम से उसमें बैठा हूं। पर अगर मैं कहूं आई एम सिटिंग ऑन द स्टूल, इसका मतलब मैं एक ऐसे स्टूल के ऊपर बैठा हूं जिसकी बिल्कुल टॉप लेवल सरफेस पे मैं खुद मौजूद हूं। उसी तरह जिस तरह हम चेयर के साथ ऑन और इन दोनों का यूज करते हैं, इन उस वाली चेयर के साथ यूज होता है दोस्तों जिसमें हत्था लगा होता है, ऑन उस वाली चेयर के साथ यूज होता है जिसमें हत्था नहीं होता, जिसकी लेवल प्लेन होता है, सरफेस बिल्कुल लेवल्ड होता है। उसी तरह टेबल, टेबल के साथ दोस्तों हम इन कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम टेबल के अंदर घुसकर नहीं बैठ सकते। तो टेबल के साथ दो चीजें आती हैं दोस्तों, ऑन और एट। 7th वाला सेंटेंस जरूर देखिएगा, टेबल के साथ या तो ऑन आएगा या एट आएगा, पर जब कभी भी ये दोनों सेंटेंस में ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं तो हमारा राइट ऑप्शन होता है दोस्तों एट, क्योंकि एट का मतलब होता है नियर हिज टेबल। ही इज सिटिंग नियर हिज टेबल, वो अपनी टेबल के पास बैठा है, टेबल के पास कुर्सी लेके बैठा है। ऑन द चेयर, इन द चेयर वो तो बात की बात है, पर ऑन द टेबल बैठना कहीं से भी सरोकार का नहीं है दोस्तों, वो हमारे लिए व्यवहारिक भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें, हम टेबल में इन नहीं बैठ सकते। सेकंड ऑप्शन में हम टेबल में ऑन बैठ सकते हैं जब कोई और ऑप्शन मौजूद ना हो, पर अगर टेबल के साथ एट ऑप्शन हमें दिया गया है, इसका मतलब हम एट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि एट का मतलब टेबल के सेंस में नियर द टेबल होता है। तो अगर यहां पर नियर नहीं है तो एट शुड बी अवर राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट 8th वाला सेंटेंस भी कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट योर नेम इन विद बाय इंक। अपना नेम, कई बार आपने दोस्तों सुना होगा ना, दोस्तों ये सुना होगा, ब्लैक पेन से लिखो, व्हाइट पेन से लिखो, रेड पेन से लिखो, ग्रीन पेन से लिखो। तो दोस्तों हमारे पास इन, विद, बाय,
अगर ये तीनों ऑप्शन मौजूद है तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब कभी भी हम हाथ की बात करते हैं, बाय मी, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, इसका मतलब मेरे द्वारा, मेरे हाथों से लिखा गया है, तो बाय आया। अगर यहां पे दोस्तों हम तीनों देख रहे हैं, इन भी, विद भी और बाय भी, आठवां वाला इन, विद और बाय, ये तीनों हमें देखना है दोस्तों। बाय का मतलब है मेरे हाथों से लिखा हुआ, विद का मतलब है मेरे हाथ में अगर कोई पेन या पेंसिल है तो उससे लिखा हुआ। जैसे दिस पेन हैज बीन रिटन, सॉरी दिस लेटर हैज बीन रिटन विद पेन बाय मी। अब यहां पर इन भी लिखा है तो और एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, दिस लेटर हैज बीन रिटन इन इंक विद पेन बाय मी। आपको तीनों में फर्क समझ में आ गया होगा। दिस लेटर हैज बीन रिटन इन ब्लू इंक विद पेन बाय मी। जो लिखेगा उसके साथ बाय, उसके हाथ में जो चीज पकड़ी हुई है उसके साथ विद, उस पेन के अंदर जो चीज है जिस तरह की इंक है उसके साथ इन। तो दोस्तों यहां पर इंक की बात हुई है तो राइट ऑप्शन इज इन। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये सेंटेंसेस ना हमें पढ़ाए जाते हैं, ना हम इन पे अक्सर गौर करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था हम की को दोष नहीं दे सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ानी है। आज मैंने आपको इन, विद और बाय तीनों बता दिए, अब कभी भी इसे भूलना नहीं है। बाय मेरा हाथ, विद मेरे हाथ में जो चीज है, इन इसके अंदर जो इंक है। दोस्तों 9th वाला सेंटेंस देखिएगा, ही बिट मोर देन ही कुड च्यू। इसका मतलब उसने अपने मुंह में जितनी चबाने की क्षमता थी उससे ज्यादा बाइट करा। इसका मतलब उसने अपने चबाने की क्षमता से ज्यादा बड़ा वाला काटा या खाया। दोस्तों जब कंपैरिजन आ जाता है, जैसे मोर आ गया यहां पर, तो हमेशा THAN वाला देन लगना है। देन हमेशा बड़े छोटे के लिए आता है, कंपैरिजन के लिए आता है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, वो मुझसे ज्यादा होशियार है। ही इज फास्टर देन मी, वो मुझसे ज्यादा तेज, फास्ट है। तो उसी तरह से यहां पर क्या आ गया दोस्तों, ही बिट मोर देन, उसने चबाने की क्षमता से ज्यादा खाया। ये वाला THAN वाला देन दोस्तों हमेशा यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, और ये THEN वाला देन हमेशा यूज करा जाता है तब के लिए, तब ऐसा हुआ था, देन इट हैपेंड। दोस्तों नेक्स्ट 10th सेंटेंस में हम चलते हैं, इफ अनलेस आई गेट माई इंक्रीमेंट आई विल क्विट माई जॉब। दोस्तों आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे कि मैं अनलेस लगाऊं या इफ लगाऊं। दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि ये छोटी छोटी चीजें हम इंडियंस के मन में कंफ्यूजन पैदा करती हैं, क्योंकि जिस समय हमें स्कूल में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं उस समय ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता कि हम इन चीजों को अच्छे से समझ सकें। उस तरह हम कोशिश करते हैं दोस्तों इसे रट के काम पूरा कर लें। हमारे 5 या 7 या 10 फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, हमने रख लिया किसमें इफ आना है, किसमें अनलेस आना है, हमने कॉपी में जाके पेपर में वो आंसर लिख दिया, 5 में से 4 भी सही हो गए, हम खुश हो गए। उसके बाद दोस्तों जब हम ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो ग्रेजुएशन का कोर्स ऐसा होता है कि हम इन चीजों को कहीं पीछे स्कूल में छोड़ जाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बैठते हैं तो ये स्कूल की चीजें फिर से जिंदा हो जाती हैं। जो 3-4 साल का बीच का गैप आ जाता है उसकी वजह से हमारी मेमोरी इन सबको रिटेन नहीं कर पाती है, जिस कारण से हमसे अक्सर दिक्कतें होती हैं, गड़बड़ होती है। तो इफ और अनलेस में फर्क हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इफ का मतलब होता है इफ यानी कि यदि, और अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट यानी कि यदि नहीं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यदि मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, इफ आई डू नॉट गेट माई इंक्रीमेंट आई विल क्विट माई जॉब, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। तो अगर हम यहां पे लिख देते हैं इफ आई गेट माई इंक्रीमेंट, अगर मुझे इंक्रीमेंट मिलता है तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा, दोस्तों ये तो नहीं चलेगा। इसकी जगह हमें क्या करना है, अनलेस आई गेट माई इंक्रीमेंट, यदि मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलता है मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। तो दोस्तों 10th वाले में राइट आंसर हो गया आपका अनलेस। दोस्तों आगे चलते हैं 11th, बहुत इंपॉर्टेंट, द लैपटॉप विच ऑब्लिक दैट आई बॉट यस्टरडे इज वेरी गुड। वो लैपटॉप जो मैंने कल खरीदा था वो बहुत अच्छा है। दोस्तों यहां पर 2 वर्ड लगे, विच और दैट। अगर मैं ये कहता द लैपटॉप विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी गुड तब भी चलता, द लैपटॉप दैट आई बॉट यस्टरडे इज वेरी गुड ये तब भी चल रहा है। कई बार हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों में कैसे चल सकता है। तो दोस्तों दोनों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी भी चीज की क्वालिटी बताई गई है
उसका कलर बताया गया है, उसका स्ट्रक्चर बताया गया है, उसका टेक्सचर बताया गया है, उसका टाइप बताया गया है, या इस तरह की कोई चीज जिससे आपको उस चीज के फिजिकल फीचर के बारे में जानने के लिए और कुछ मिले, वहां पर तो विच लगाइए। जहां पर उसके बारे में कुछ कहा गया है वहां पर दैट लगाइए। जैसे द कैट विच इज ब्लैक इन कलर इज माई पेट। इसका मतलब मैंने कैट के कलर के बारे में बताया विच इज ब्लैक इन कलर। इसका मतलब जब मैंने कैट के फिजिकल फीचर के बारे में आपको कुछ बता दिया तो वो तो विच बन गया। अगर मैं कहता द कैट दैट इज स्लीपिंग नियर द ट्री इज माई पेट, इसका मतलब दैट इज स्लीपिंग नियर द ट्री में कैट के फीचर्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। उसी तरह यहां पर वो लैपटॉप जो मैंने कल खरीदा था, इसका मतलब मैंने लैपटॉप के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर आएगा दैट। जब कभी भी विच और दैट में कंफ्यूजन हो तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखें, विच वहां पर आता है जहां पर उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ और हमको बताया गया है, जिससे हमें उसे पहचानने में इजी हो, उसके फिजिकल फीचर्स को जानने में मदद मिले। पर अगर उसके बारे में कुछ ऐसे ही कह दिया गया है बिना उसके फिजिकल फीचर्स को शो करे हुए या हमें बताए हुए, तो फिर हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन शुड बी दैट। दोस्तों 12th वाला आ गया, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ये हम पढ़ के आ चुके हैं। आपको पता है कई लोग फ्रॉम मॉर्निंग कह देते हैं, फ्रॉम तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। सिंस और फॉर हमने टेंसेस पढ़ते समय भी पढ़ा था कि जो चीज इवनिंग, 1983, 2000, संडे मंडे ट्यूसडे, जून जुलाई अगस्त इस तरह की होती है, हम उसके साथ सिंस लगाते हैं क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। दोस्तों यहां पर वही चीज आ गई, यहां पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम कह दिया गया कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो यहां पर आपने सिंस लगा दिया। दोस्तों लास्ट सेंटेंस देखिएगा, ही मिस्ड द बस सो बिकॉज देयरफॉर ही वॉज लेट। उसने बस को मिस कर दिया था। दोस्तों सो और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। अब इसका मतलब तो ये नहीं बन रहा ही मिस्ड द बस, उसने बस मिस कर दी थी इसलिए वो लेट था, नहीं। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है दोस्तों कोई रीजन देना। सबसे पहले उसने पूछा कि ही मिस्ड द बस, उसने बस मिस कर दी थी। आपने पूछा क्यों, उसने आंसर दे दिया क्योंकि वो लेट था, बिकॉज ही वॉज लेट। तो जब कभी भी आपसे किसी रीजन के बारे में पूछा जाए, कारण के बारे में पूछा जाए, क्यों कह दिया जाए क्यों, वो लेट था क्यों, तो आपको क्योंकि लगाना है। क्योंकि का मतलब होता है आपको बिकॉज लगाना है। जैसे ही आप बिकॉज लगा देंगे आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अपनी क्लास में हमने उन कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम के टॉपिक से हमने लिए हैं। दोस्तों ये वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हमने दोस्तों स्पेशली वेदर और क्लाइमेट के बारे में जाना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ईच अदर वन अनदर भी आज समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप देखें ये पेन वाला बाय, विद, इन, ये भी आपको आज समझ में आना चाहिए। दोस्तों इफ और अनलेस का डाउट भी आज क्लियर होना चाहिए। इफ पॉजिटिव, अनलेस नेगेटिव, नॉट लग जाता है। दोस्तों विच और दैट का डाउट आज जरूर क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी कुछ चीजें आप अपने नॉलेज स्टोर में बढ़ाते चलिए। दोस्तों रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे। कहा भी जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, उसको बनाने के लिए कई सालों की मेहनत लगी। जब रोम को एक दिन में नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, तो ये तो हमारा फ्यूचर है। आप भी कोशिश करिए डेली इस 15-20 मिनट की क्लास में आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए और अपनी इंग्लिश को रिच करिए। आज जो 5-7-10 चीजें हमने नई सीखी हैं और लोगों को भी सिखाइए और लोगों को भी इन चीजों के बारे में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। कल भी हम दोस्तों इसी तरह के एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे और आगे जितने भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं उन सभी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हम यहाँ बोर्ड पे जरूर डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी हो आप भी जरूर मुझे लिख के भेजिएगा। आज की क्लास में इतना ही काफी है दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।